हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो विजन आईएएस 2021 का टेस्ट नंबर 22 है। ठीक है, आज तो इसका ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसके हम लोगों ने इसके जो है 3 पार्ट पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, ये 4th पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 76 क्वेश्चन से 100 तक। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर पुराने जो भी वीडियो नहीं देखे हैं, जो नए लोग आ रहे हैं चैनल पे, ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा मतलब वीडियो के होम पेज, मतलब जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके होम पेज पे जाएं। वहाँ प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको 1 से 22 तक सारे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ इससे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो इसमें कहा गया कि बॉर्डर सर्विसेज सिस्टम BOSS के बारे में बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह दुर्गम ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में घुसपैठ का पता लगाने के लिए सभी मौसम में कार्य करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सिस्टम है। ठीक है, सेकेंड है कि हाल ही में इसे पड़ोसी देशों में सटे सभी पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो देखो ये सभी पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अलग हुआ है, तो लद्दाख वाले क्षेत्र में चाइना के बॉर्डर एरिया पे लगाया गया है। ठीक है, चाइना और लद्दाख के क्षेत्र में, ताकि वहाँ की निगरानी की जा सके। ठीक है, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा घुसपैठ कर रहे थे। तो ये हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि ये मतलब जो बॉर्डर सर्विस सिस्टम है, ये दुर्गम ऊंचाइयों वाले घुसपैठ का पता लगाने के लिए सभी मौसमों में कार्य करने वाला ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये इफेक्टिवली रात में काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। और इसे जो मतलब जो थल सेना को इसे अभी DRDO द्वारा बनाया गया है, और ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने थल सेना को ये सिस्टम सौंपा है अभी। ठीक है, तो ये न्यूज में था। नेक्स्ट है हमारा 77। तो इसमें कहा गया कि फसल अवशेष के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि भारत में फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए कोई समर्पित नीति नहीं है। सेकेंड है कि फसल अवशेष को मिलाने से मृदा की जैविक कार्बन और जो कुल नाइट्रोजन सामग्री में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो देखो जो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि अवशेष अगर हम जला देते हैं, इससे अगर वो मिट्टी में दबा दें, तो उससे जो है जो हमारे मृदा का जो उसकी संरचना में सुधार होगा, वायु संचार बढ़ेगा और फर्टिलिटी उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये गलत है हमारा, क्योंकि इसके लिए कहा गया है कि फसल अवशेष के लिए कोई नीति नहीं है। तो 2014 में राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन नीति लाई गई थी। ठीक है, उसी के अंतर्गत जैसे हैप्पी सीडर है, रोटावेटर है, पैडी स्ट्रा चॉपर है, रीपर बाइंडर है। ठीक है, तो इसके द्वारा ये अवशेषों को मतलब नष्ट किया जाए, ठीक है, ना कि उन्हें जलाया जाए। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि 78। तो इसमें कहा गया है कि किसान उत्पादक जो संगठन यानी FPOs की बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका गठन कृषि गतिविधियों या गैर कृषि गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, और सेकेंड है कि यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत गठित किया गया एक कानूनी इकाई है। तो देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका जो गठन किया गया है ये कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों के लिए किया गया है, और ये कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत गठित है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह के सभी चारों देश एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के सदस्य हैं। ठीक है, तो चारों देशों को बताना है कि कौन से, मतलब AIIB की बात की जा रही है, तो उसके सदस्य हैं। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन मैक्सिको, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत है, और बी है कनाडा, मैक्सिको, नीदरलैंड, पाकिस्तान, और सी है कि हमारा नीदरलैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, और डी है न्यूजीलैंड, भारत, अफगानिस्तान और नीदरलैंड। ठीक है, तो इसका देखो डी वाला ऑप्शन सही है। ये न्यूजीलैंड, भारत, अफगानिस्तान और जो नीदरलैंड है, ये चारों के चारों AIIB यानी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के सदस्य हैं। ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा आपको, तो इसका हेड क्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ठीक है, और इसमें अभी तक 103 सदस्य जुड़ चुके हैं। ठीक है, और इसे 2016 में मतलब स्थापित किया गया था, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 80। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में बताना है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिक केंद्रित सेवा को प्रदान करता है। ठीक है, तो NCRB के बारे में बताना है हमको बेसिकली। तो फर्स्ट है कि हमारा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग। ठीक है, सेकेंड है हमारा मोटर वाहन पूछताछ सेवा, और
थर्ड है हमारा तलाश गुमशुदा व्यक्तियों की खोज प्रणाली। ठीक है, तो ये तीनों को संचालित कर रहा है, ये तीनों सेवाएं जो है नागरिक केंद्रित हैं। ठीक है, एनसीआरबी की। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 81 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि परिभाषिक पद निर्देशात्मक योजना यानी टर्म इंडिकेटिव प्लानिंग के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह एक प्रकार की योजना है जिसमें राज्य राष्ट्र के आर्थिक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। सेकेंड है कि इस प्रकार की योजना में प्रोत्साहनों और प्रलोभनों के माध्यम से बाजार में हेरफेर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है ये बताना है हमको। तो देखो इसका सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि ये जो जो निर्देशात्मक योजना है ये टर्म इंडिकेटिव प्लानिंग, ठीक, तो इस प्रकार की योजना में प्रोत्साहनों और प्रलोभनों के माध्यम से बाजार में हेरफेर किया जाता है, मतलब अर्थव्यवस्था में हेरफेर किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें जो होता है ये एक मतलब जो निर्देशात्मक योजना है, ठीक है, ये एक समन्वित जानकारी की योजना है। इसके अंतर्गत मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो अलग अलग राष्ट्र होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, सेकेंड सही है, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। तो इसमें कहा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसे विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है। सेकेंड है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को सेज स्थापित करने की शक्ति है। और थर्ड है कि यह व्यापार संचालन शुल्कों और प्रशुल्कों के उद्देश्य के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो ये जो सेज की बात की जा रही है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि ये व्यापार संचालन शुल्क प्रशुल्कों के उद्देश्य के लिए विदेशी क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सेज में जितना भी प्रोडक्शन होता है वो विदेश के लिए, मतलब जो विदेश में व्यापार करने के लिए किया जाता है, ताकि जो है हमारा जो सभी देशों से अधिशेष बने और हमारे यहाँ जो फॉरेन डायरेक्ट जो मतलब हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए ये मतलब सेज स्थापित किए जाते हैं। तो इसमें जो ये स्थापित करने की जो सेज स्थापित करने की शक्ति होती है वो राज्य के पास नहीं होती, ये केवल केंद्र के पास होती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। और इसे विदेश नीति के प्रावधानों के तहत स्थापित किया जाता है, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसे जो हमारा सेज एक्ट था 2005 का, ठीक है, उसके अंतर्गत इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट एक और दो गलत हैं, तीन वाला सही है, तो हमारा सी ऑप्शन हो गया सही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। तो इसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि जो ये सदाबहारीकरण यानी एवरग्रीनिंग विभिन्न कानूनी व्यावसायिक और तकनीकी रणनीतियों में से एक है, जिसके द्वारा निर्माता अपने समाप्त होने वाले पेटेंट की मियाद का विस्तार करते हैं। ठीक है, सेकेंड है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग तब तक होती है जब कोई सरकार पेटेंट स्वामी की सहमति के बिना किसी अन्य पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करती है या स्वयं पेटेंट संरक्षित आविष्कार का उपयोग करने की योजना बनाती है। ठीक है, तो इसमें अगर ये बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में पेटेंट और सदाबहारीकरण की बात करें तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सदाबहारीकरण होता है यानी एवरग्रीनिंग, तो इसमें विभिन्न कानूनी व्यावसायिक तकनीकी रणनीतियों में से एक है ये, और ये जिसके द्वारा निर्माता अपने समाप्त होने वाले पेटेंट की मियाद का विस्तार करता है। और अनिवार्य लाइसेंसिंग तब होती है जब सरकार पेटेंट स्वामी की सहमति के बिना अन्य पेटेंट उत्पाद या प्रक्रिया का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये संरक्षित आविष्कार का प्रयोग करते हैं ये स्वयं पेटेंट। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 84। तो इसमें कहा गया कि हाल ही में मानसर झील विकास योजना 70 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पूरी हुई है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ क्षेत्र में मानसर झील स्थित है। ठीक है, तो पंजाब है, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, त्रिपुरा है। ठीक है, तो देखो ये जो बात की जा रही है मानसर झील की, ठीक है, तो ये वाला हमारा सी वाला ऑप्शन है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और 70 सालों के लंबे इंतजार के बाद ये मतलब
पूरी हुई है, ये मतलब जो मानसर झील थी, ठीक है, इसका कायाकल्प किया जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो ये अभी योजना पूरी हुई है तभी ये न्यूज़ में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। तो इसमें कहा है कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के साथ संलग्न है, तो केवल यूरिया और पोटास, केवल सल्फर, केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, और डी है केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फेट, पोटास, सल्फर, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो ये सब्सिडी के साथ संलग्न है, पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी है, ये पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना है, जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास, सल्फर को इंक्लूड किया गया है, इनको इसमें सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 86। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन योजनाओं का लक्ष्य निर्यात प्रोत्साहन है, ठीक है। तो अग्रिम प्राधिकार योजना है, ब्याज सम समकरण योजना है, विशिष्ट कृषि उत्पाद हेतु परिवहन एवं विपणन सहायता TMA की बात की जा रही है, और शुल्क मुक्त आयात है। तो ये देखो, जो सारी योजनाएं दी गई हैं, ये सारी की सारी निर्यात को प्रोत्साहित करती हैं, ठीक है। अग्रिम प्राधिकार योजना, ब्याज समकरण योजना, और ये विपणन परिवहन विपणन सहायता योजना, और शुल्क मुक्त आयात योजना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, इसमें कोई ना कोई छूट इनको दी जाती है, तो निर्यात प्रोत्साहित होता है, ठीक है। मतलब हम निर्यात ज़्यादा कर पाते हैं चीज़ों को, तो इन लोगों को इस योजनाओं के अंतर्गत फैसिलिटी प्राप्त होती है। तो हमारे चारों स्टेटमेंट सही हैं इसमें, तो हमारा सही हो गया बी वाला ऑप्शन, ठीक है। पेन क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 87। तो इसमें कहा गया है कि स्टैंड अप इंडिया योजना के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ठीक है। और सेकेंड है कि यह क्रेडिट गारंटी योजना के माध्यम से संपार्श्विक और मुक्त ऋण प्रदान करता है, ठीक है। थर्ड है कि योजना के तहत अधिकतर खाताधारक महिलाएं हैं। तो ये सही है। इसमें जो अधिकतर खाताधारक महिलाएं हैं, इसमें 81%, ठीक है, 81% ये महिलाएं इसमें देखने को मिलेंगी। और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य SC ST और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। लेकिन ये क्रेडिट योजना के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त ऋण की प्रदान करता है, तो ये वाला स्टेटमेंट ये भी हमारा सही है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक क्रेडिट योजना के माध्यम से संपार्श्विक मतलब ऋण मुक्त ब्याज मुक्त जो है ऋण दिया जाता है संपार्श्विक, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। और इसे बनाया कब गया था स्टैंड अप योजना को, तो इसे बनाया गया था 2016 में, इसे शुरू किया गया था, ठीक है। तो हमारा ये ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। तो इसमें राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी को 30% तक बढ़ाना, ठीक है। सेकेंड है कि इसका उद्देश्य 2022 तक 10 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित करना। और थर्ड है कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किए जाएं। तो देखो, ये थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा सही है कि इसमें कहा गया है कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करना, ठीक है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। लेकिन इसका जो उद्देश्य था 2022 तक, तो 10 मिलियन रोजगार सृजित करना नहीं था, बल्कि 100 मिलियन, ठीक है, 100 मिलियन रोजगार सृजित करना था। और जो ये GDP में विनिर्माण क्षेत्र की जो भागीदारी है 2022 तक 30% नहीं, ये 25% करनी थी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड गलत है, थर्ड वाला सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, तब सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 89। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्रक और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक, फोटोवोल्टिक और विनिर्माण क्षेत्रक, औषधि उत्पाद क्षेत्रक और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्रक, ठीक है। तो उपयुक्त क्षेत्र में से भारत सरकार की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से ये मतलब क्षेत्र आते हैं। तो देखो, ऑटोमोबाइल भी जो उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आता है, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी आता है, सोलर फोटोवोल्टिक विनिर्माण क्षेत्र आता है, औषधि उत्पादक क्षेत्र भी आता है, और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र भी आता है। तो पांचों के पांचों ये क्षेत्र आते हैं। तो हमारा इसका ऑप्शन सही हो गया डी वाला, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा 90 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि मेक इन इंडिया के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसे निवेश की सुविधा प्रदान करने तथा भारत को विनिर्माण डिजाइन नवाचार का केंद्र बनाने के लिए आरंभ किया गया है। सेकेंड है कि यह विशेष रूप से 27 विनिर्माण क्षेत्रों पर केंद्रित है। और थर्ड है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इस पहल के लिए नोडल एजेंसी है। तो ये सही बात है थर्ड वाला स्टेटमेंट, क्योंकि जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, ठीक है, तो यही इसकी नोडल एजेंसी है। और ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि 27 क्षेत्र का है, तो ये गलत है। ये जो मेक इन इंडिया 2.0 आया है उसके अंतर्गत 27 क्षेत्रों को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो ये हमारा गलत है। और ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि ये निवेश की सुविधा प्रदान करने और भारत को विनिर्माण और डिजाइन एवं नवाचार का केंद्र बनाने के लिए आरंभ किया गया है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो हमारे कितने एक और तीन स्टेटमेंट सही हो गए, सेकेंड वाला गलत हो गया, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि उचित मूल्य दुकानों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो इन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए अनुज्ञप्त किया गया है। ठीक है, सेकेंड है कि पंचायत द्वारा अधिकृत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को उचित मूल्य की दुकानों की कार्यप्रणाली का आवधिक सामाजिक अंकेक्षण करना होता है। ठीक है, तो ये गलत है, ये राज्य सरकार का काम होता है, राज्य सरकार ये अंकेक्षण करवाती है, ना कि पंचायत। ठीक है, और फर्स्ट वाला सही है क्योंकि इसमें लक्षित वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं के वितरण करने की अनुज्ञप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 92। तो इसमें कहा गया है कि प्रोजेक्ट उन्नति, जो प्रोजेक्ट उन्नति को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में जो सभी मौसमों में परिवहन योग्य सड़कें प्रदान करता है। सेकेंड है कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्कूलों का निर्माण करना। और सी है कि जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजनाओं के तहत ग्रामीण भारत को समग्र विकास प्रदान करना। और डी है कि प्रमुख बंदरगाहों के संचालन में सुधार हेतु अवसर संभावित क्षेत्रों की पहचान करना। तो देखो इसका डी ऑप्शन सही है, जो ये प्रोजेक्ट उन्नत था तो ये प्रमुख बंदरगाहों के संचालन हेतु अवसर संभावित क्षेत्रों की पहचान करता था। ठीक है, तो उसी के लिए ये था, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 93। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में प्रारंभ ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज यानी GHTC इंडिया के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य भारत में आवास क्षेत्र के लिए साधारणीय और आपदा प्रतिरोधी विनिर्माण तकनीकी की मुख्य धारा में लाना है। ठीक है, और सेकेंड है कि यह भारत के सभी 4 महानगरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु प्रयास करना है। और थर्ड है कि इसका उद्देश्य अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक ईंट और गाड़े युक्त निर्माण को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये गलत है, ये पारंपरिक रूप से नहीं, नवाचार और ये इसमें स्टार्टअप और युवा जो हैं, ठीक है, उस युवा वर्ग को इसमें शामिल किया जाएगा इन्हें बनाने के लिए। ठीक है, तो ये गलत है। और ये 4 महानगरों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, तो देखो LPS तो बनाए जा रहे हैं, मतलब लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, और ये 6 राज्यों में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, ना कि 4 राज्यों में, तो ये गलत है। और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है क्योंकि उसका उद्देश्य आवास क्षेत्र के लिए साधारणीय और आपदा प्रतिरोधी विनिर्माण तकनीकी का मुख्य धारा में लाना, ताकि कोई अगर आपदा आए तो उसे वो जितने भी वो घर और टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं वो उसमें काम आ सकें। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, दोनों गलत हो गए हमारे सेकेंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 94। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हॉट मनी को सही रूप परिभाषित करता है। तो फर्स्ट है कि यह सक्रिय रूप से अल्पकालिक प्रतिफल हेतु प्रयासरत निवेशकों द्वारा नियंत्रित निधियों को संदर्भित करता है। सेकेंड है कि यह मूल्य ह्रास के पर्याप्त दबाव वाली घरेलू मुद्रा को संदर्भित करता है। सी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है जिसमें सबसे अधिक विश्वास प्रदर्शित किया जाता है और इसकी आवश्यकता प्रत्येक अर्थव्यवस्था को होती है। ठीक है,
और डी है कि यह शेयर बाजार में सर्वाधिक अस्थिर शेयरों को संदर्भित करता है। तो अगर इसकी बात करें तो देखो, ये जो हॉट मनी होती है ये एक सक्रिय और अल्पकालिक प्रतिफल हेतु प्रयासरत निवेशकों द्वारा नियंत्रित निधियों को संदर्भित करती है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। और हॉट मनी का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो ये जमा पत्र होते हैं, ठीक है, उन्हीं की बात की जा रही है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है 95। तो इसमें कहा गया है कि औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि यह भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लागू किया गया प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प था, ठीक है। और सेकेंड है कि इसके द्वारा लाइसेंस की प्रणाली के माध्यम से निजी क्षेत्र को नियंत्रित किया गया है। और थर्ड है कि इसे महालनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ के आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है, तब तैयार किया गया है। तो अगर इसमें हम बात करें तो देखो, इसका जो स्टेटमेंट देखो थर्ड वाला तो सही है, क्योंकि ये महालनोबिस मॉडल ऑफ ग्रोथ के आधार पर इसे तैयार किया गया था। 1956 का जो ये औद्योगिक नीति संकल्प था, ठीक है। और इसमें जो बात करें सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो ये भी हमारा सही है, क्योंकि इसके द्वारा लाइसेंस की प्रणाली के माध्यम से निजी क्षेत्र को नियंत्रित किया गया था, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लागू किया गया प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प है। तो नहीं, ये पहले आ चुका है, ये जो बॉम्बे प्लान के तहत 1948 में आया था, ठीक है। तो ये पहला प्रयास था और ये दूसरी बार किया गया था। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है। दोनों स्टेटमेंट सेकेंड और थर्ड सही है, फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 96। तो इसमें विशेष आहरण अधिकार यानी SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में बात की जा रही है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक कृत्रिम मुद्रा का साधन है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्राओं की एक टोकरी से बनाया जाता है। SDR टोकरी में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं शामिल होती हैं? तो अमेरिकी डॉलर है, यूरो है, चीनी रेनमिनबी है, जापानी येन है और पौंड स्टर्लिंग है, ठीक है। तो ये पांचों की पांचों मुद्राएं आपको जो SDR टोकरी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया डी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 97। तो इसमें कहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है हमारा। तो फर्स्ट है कि इसे विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। सेकेंड है कि सीमाओं के पार व्यापार रैंकिंग में उपयोग किया जाने वाला एक उपसूचकांक है। और थर्ड है कि रैंकिंग की गणना करने के लिए भारत के सभी महानगरीय क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये गलत है, सभी महानगरीय क्षेत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ये मुंबई और दिल्ली को इसमें रखा जाता है, मुंबई और दिल्ली को, ठीक है। लेकिन अभी जो 2021 का डाटा आने की बात की जा रही है तो उसमें इंडिया ने मतलब प्रस्तावित किया है कोलकाता और बेंगलुरु को उसमें शामिल किया जाए, ठीक है। तो देखते हैं क्या शामिल होता है। वैसे तो अभी वर्तमान समय में जो है मुंबई दिल्ली को इसमें शामिल किया जाता था, उसके सूचकांक को, ठीक है, उसका मूल्यांकन किया जाता था। और ये सीमा पार के व्यापार रैंकिंग में उपयोग किया जाने वाला एक उपसूचकांक है। तो ये सेकेंड सही है। फर्स्ट भी सही है क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो 2020 का जो है ये इसकी रैंकिंग नहीं आई थी, लेकिन 2019 में जो रैंकिंग थी तो 83 रैंकिंग थी इसकी इंडिया की, ठीक है। तो हमारा एक और दो स्टेटमेंट सही हो गया, तो हमारा इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 98। तो आर्थिक सर्वेक्षण 1919 और 20 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का व्यापार अधिशेष विद्यमान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इंडोनेशिया है, स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर है। तो देखो, अगर व्यापार अधिशेष की बात करें तो हमारा USA के साथ है और UAE के साथ है, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, ठीक है। तो ये दो कंट्री है जिसके साथ हमारा अधिशेष होता है। बाकी जितनी भी कंट्री हैं, ठीक है, उनसे हमारा ये जो देखने को मिलता है तो हम हमेशा डिफिसिट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे गलत हो गए। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट केवल इसमें सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया। और सबसे ज़्यादा हम घाटे में किससे रहते हैं? तो चाइना से, ठीक है। ये लगभग 35 बिलियन डॉलर के करीब है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का सेकंड लास्ट, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और सीमावर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो फर्स्ट है कि ये एक कार्यकारी निकाय है। सेकेंड है इसे संबंधित
कोई अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के समक्ष की जा सकती है। और थर्ड है कि यह प्रदूषण शमन उपायों के लिए स्वतः संज्ञान यानी सुमोटो आदेश जारी कर सकता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्वतः संज्ञान के आधार पर ये सुमोटो आदेश जो है जारी किया जा सकता है। इसके मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए, ठीक है, उसको ख़त्म करने के लिए। और सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें संबंधित अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष की जा सकती है, लेकिन ये जो एक कार्यकारी निकाय नहीं है, न बल्कि एक स्टेचुअरी निकाय है, मतलब सांविधिक निकाय है। इसमें ये क्या हुआ था कि जो तुम्हारा एक अध्यादेश पारित हुआ था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और समीपवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2020 जारी किया गया था, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत ये मतलब एक सांविधिक निकाय है। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, 2 और 3 सही हो गए, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन नंबर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें वीवर, मशान और वीरा किसके प्रकार हैं? तो स्थानांतरित कृषि पद्धतियों के हैं, संरक्षित कृषि के हैं, या जल प्रबंधन तकनीकी के हैं, या मृदा संरक्षण तकनीकों के हैं, ठीक है। तो देखो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, ये जल प्रबंधन तकनीकी हैं। ये आपको एमपी में आपको देखने को मिलेंगी जल प्रबंधन तकनीकियों की ये स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। इनके द्वारा जल प्रबंधन किया जाता है। ये वीवर, मसान और वीरा, और इसके साथ पेंडा, ठीक है। पेंडा भी एक मतलब जल प्रबंधन तकनीकी है, ठीक है। तो इसको आप शायद याद रखिए, क्योंकि ये जल प्रबंधन तकनीकियां हैं या स्थानांतरित कृषि के प्रकार होते हैं, तो ये पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। जैसे जो स्थानांतरित कृषि होती है, तो इसको क्या झूम कहते हैं असम में, और केरल में इसे पूनम कृषि या कुमारी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं। तो ये ऐसे टर्म होते हैं। तो ऐसे एक दो चार मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे यूपीएससी के पेपर में, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कर लें कहीं पे जहाँ भी है, क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा होता है, तो ये तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।